साफ सफाई ना करने वाली बहू। ओहो, ये साड़ी ज्यादा गंदी तो लग नहीं रही है और बदबू भी नहीं आ रही है। क्यों ना इसी को आज पहन लेती हूँ, वैसे भी कल ही निकाल कर पहनी थी मैंने। ऐसा कहकर प्रेमा वही साड़ी पहनकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो ज्यादा साफ सुथरी नहीं रहती थी। सिंक भी आधे से ज्यादा गंदे बर्तन पड़े हुए थे जहाँ कॉकरोच और मक्खी भिनक रही थी। वहीं दूसरी ओर गैस के पास खाना बना रही थी। स्लेब भी गंदी पड़ी थी। ओफो, कितना भी नहा लूं, रसोई में आकर गर्मी लगती ही है। उफ, ये पसीना। जैसे ही वो अपने माथे से पसीना पोंछकर छिड़कती है तो उसकी छींट सास कौशल्या पर आती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। हाय 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 नास पीटी, ये बहू तूने क्या किया? तूने अभी पसीना पोंछा और इसी हाथ से तू खाना बना रही है। पागल हो गई है क्या बहू? हमें बीमार करेगी। जा जाकर हाथ धो, छोड़ इस आटे को। ओह माँ जी, हाथ साफ है मेरे, मैंने क्या किया है? पता नहीं आप सामने से क्यों आ गई। हाथ तो मैंने साड़ी से पोंछ लिया, ये देखिए ऐसे। हे भगवान, ये मुझे कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। जब नई नई शादी होकर आई थी तो इतने अच्छे से काम करती थी तू, और अब धीरे धीरे इतनी आलसी हो गई है, इतनी कामचोर हो गई है। और लापरवाही की तो बात ही क्या करूं, इतनी गंदगी में कौन रहता है। क्या तू थोड़ी सी भी साफ सफाई नहीं रख सकती? देख, बर्तन पर कितनी मक्खियां भिनक रही हैं। जहाँ खाना बना रही हैं वो स्लेब भी गंदी है। रसोई में झाड़ू पोछा मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसी गंदी जगह में लक्ष्मी माता वास नहीं करती, जानती है ना? क्या हो गया है तुझको? कुछ नहीं हुआ माँ जी, पता नहीं आप मुझे इतना लेक्चर क्यों दे रही हो। हाथ गंदे है ना, रुको अभी धो लेती हूँ। प्रेमा ऐसा बोलकर हाथ धोकर फिर रोटी बनाती है। अब आप खुश है ना माँ जी? जाइए इंतजार कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। इतने में भी हितेश भी आ जाएंगे। ये कहकर कौशल्या टीवी देखने लगती है। दरअसल बात ये है, आजकल कौशल्या अपनी बहू प्रेमा से बहुत नाखुश रहती है, क्योंकि वह बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। लापरवाही इतनी थी कि जल्दबाजी में झाड़ू लगाती थी, कूड़ा वहीं रह जाता था। उसके कमरे में सामान सारा फैला हुआ रहता था। अभी तो और रुकिए, सबसे बड़ी बात तो वो खुद भी सफाई से नहीं रहती थी। आखिर प्रेमा यूं ही गंदगी फैलाती रहेगी या अपने जीवन में स्वच्छ अभियान को भी अपनाएगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को उसका पति हितेश आता है। प्रेमा, प्रेमा कहाँ हो? जरा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लग रही है मुझे रास्ते से ही। आ रही हूँ। ये लीजिए आपका पानी। जैसे ही हितेश पानी पीता है उससे पहले ही उसे ग्लास में कुछ मोटा मोटा कूड़ा दिख जाता है। प्रेमा, ये क्या है? पानी मांगा है और तुम मुझे गंदा पानी पिलाकर बीमार करोगी क्या? अगर तुम मुझे बीमार कर दोगी तो मैं कमाऊंगा कैसे? मैंने आज पहली बार नहीं देखा, एक दो बार से देख रहा हूँ। जो भी बर्तन लाती हो, किसी में साबुन लगा होता है तो कभी तुम्हारे बर्तनों पर कॉकरोच होते हैं। थोड़ा सफाई से काम कर लोगी तो बेहतर होगा। आप क्यों फालतू का लेक्चर दे रहे हो मुझे? सीधा सीधा बोल दो, ग्लास चेंज कर दो। ला रही हूँ पानी। मुंह फुलाकर प्रेमा दूसरा पानी का ग्लास लाकर हितेश को देती है, जिसे पीने के बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। अरे बहू, ये कटहल की सब्जी खत्म हो गई है, जरा और दियो। अभी देती हूँ माँ जी। ये बोलकर वो सब्जी का कटोरा कौशल्या की थाली के आगे करती है तो उसके ऊपर कॉकरोच दिख जाता है। ये देखकर कौशल्या और हितेश का सर घूम जाता है और वो खांसने लगते हैं। हे भगवान, प्रेमा, इतनी देर से तुम हमें ये सब्जी खिला रही थी, इसमें तो कॉकरोच है। बहू, तू पागल है क्या? ये क्या कर रही है? छी, चीपे वाला खाना खिला दिया। हाय हाय हाय, मेरा तो ये देख कर ही जी घबरा रहा है। खाने पर से मन उतर गया। मेरी भी माँ, इससे तो अच्छा मैं दूध पीकर ही सो जाऊं। तू क्या चाहती है, हम दोनों को बीमार करके ही माने की क्या? अरे तुझे कितना कहते हैं साफ सफाई से खाना बना, तुझे शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी। हमारे सामने कॉकरोच वाली सब्जी हमें ही परोस रही है। अरे माँ जी, हितेश, आप दोनों बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अरे छोटा सा कॉकरोच ही तो है, ये देखो, इसको मैंने निकाल दिया ऐसे। अब आप खा लीजिए। ऊपर ही तो था कॉकरोच, नीचे की सब्जी तो अच्छी है ना। हाय 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 नास पीटी, अरे कचरे वाली जगह पर पैदा हुई थी क्या जो इतना कचरा पसंद है तुझे? हितेश, मैं इसके मुंह नहीं लग सकती हूँ, तू इसे बैठाकर समझा। मैं जा रही हूँ सोने। ये बोलकर सास कौशल्या और हितेश सोने चले जाते हैं। प्रेमा वहीं बैठकर उसी सब्जी को चावल के साथ खा जाती है। अगले दिन उनके घर पर दो पड़ोसन राधा और माधवी आते हैं। अरे क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ कैसे आई? बस आ गए तुझसे बात करने। वैसे तो तुम दोनों सामने ही रहती हो, पर चलो इतने दिन बाद आई हो तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से पकौड़े वगैरह बनवा देती हूँ। अरे प्रेमा बहू, जरा पकौड़े शकौड़े बना ले। हाँ, ध्यान से बनाना, अच्छे से। जी माँ जी। एक मिनट प्रेमा बहू, ये साड़ी तो तूने कल ही पहनी थी, आज भी पहन ली? नहाई नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो नहा चुकी हूँ, पर मैंने ये साड़ी वापस पहन ली। मुझे इतनी गंदी नहीं लगी थी ना। अब बार बार कौन कपड़े धोए इस 6 मीटर की थान को?
बहू ऐसे गर्मी में कंजूसी मत किया कर, बीमार पड़ जाते हैं गंदे कपड़े पहनने से। ओके ठीक है, मैं आती हूँ आंटी जी। फिर प्रेमा रसोई में जाकर पकौड़े बनाती कि उसके सर में खुजली होने लगती है। नहाती भले ही थी लेकिन बालों को तो वो 10-15 दिन में धोती थी, जिससे उसके सर में जुएं पड़ जाते हैं और वो जोर जोर से खुजा रही होती है और पकौड़े भी बनाई जा रही थी। हाँ, सिर में बहुत खुजली मच रही है, लगता है सिर के जुएं बहुत उछल कूद कर रहे हैं। खैर पकौड़े ठंडे हो जाएंगे, पहले उन दोनों को पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। अपने सिर खुजाए हाथों से वो दोनों की प्लेट में पकौड़े रखती है और चटनी भी, और अपने हाथ से जाकर दे देती है। दोनों जैसे ही पकौड़े उठाती हैं तो उन्हें जुआ चलता हुआ नजर आता है। हे भगवान, ये प्लेट में जुआ कैसे आ गया? राधा की ये बात सुनकर माधवी और कौशल्या भी प्रेमा की ओर देखते हैं और वो उस वक्त भी अपने सर को खुजा रही थी। लो, हो गया सत्यानाश और मेरी बेइज्जती। ये बहू कितने गंदे तरीके से रहती कि पड़ोसनों को ऐसा खाना परोस दिया। राधा, तेरे साथ साथ मेरी भी भूख मिट गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। हाँ चल चल चल, जल्दी चल यहाँ से। अरे अरे, क्या हुआ? आप दोनों उठकर क्यों जा रहे? मैंने इतने मन से पकौड़े बनाए हैं। हमारा पेट भर गया, अब हम चलते हैं, ठीक है, बाय। दोनों पड़ोसन का पकौड़े की प्लेट देखकर खाने से जी उठ जाता है और वो बहाना बनाकर चली जाती है। कौशल्या ने इस बात को भांप लिया था, जिस बात के लिए वो प्रेमा को बहुत सुनाती है, लेकिन प्रेमा बाज आने वालों में से कहाँ थी। एक बार हितेश पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो फ्रिज में भी गंदगी थी। इस बात के लिए भी वह प्रेमा को टोकता है। प्रेमा उसकी एक नहीं सुनती, इसीलिए वह कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चला जाता है। एक हफ्ते बाद वो वापस आता है तो उसे प्रेमा में कोई बदलाव नहीं दिखता। प्रेमा की हरकतें देखकर अब कौशल्या रसोई का काम कभी कभार खुद संभालती थी, पर उसकी गंदगी करने की आदत जाती नहीं है, जिस वजह से एक दिन कौशल्या और हितेश की तबीयत बहुत खराब होती है। आधी रात में पेट दर्द होने के कारण उनकी ऐसी स्थिति में देखकर प्रेमा फौरन हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद कहता है, लगता है आपने बहुत ज्यादा लापरवाही बरत ली है। गंदगी की वजह से आपकी माताजी और पति को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिस वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है और कमजोरी भी। फिलहाल मैंने ये मेडिसिन दे दी है, आप इनका खास ख्याल रखिएगा और सफाई तो जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका खास ख्याल रखूंगी। क्या मैं उन दोनों से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। हितेश और अपनी सास को इतने नाजुक हालत में देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। माँ जी, हितेश, आप दोनों का ऐसी हालत में देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मैं कभी भी गंदगी नहीं करूंगी, मैं बहुत अच्छे से साफ सफाई करूंगी और खुद भी स्वच्छ तरीके से रहूंगी। काश बहू तू ये बात पहले समझ जाती तो मैं और मेरा बेटा आधी रात को हॉस्पिटल में ना होते। मैंने तुझे बहुत समझाया था कि सफाई रख, लेकिन तू नहीं सुनी। हाँ प्रेमा, तुम्हारी गंदगी में रहने का नतीजा हम दोनों ने भुगता है। पक्का वादा, आज के बाद मैं कभी भी गंदगी नहीं रखूंगी घर में। उस दिन के बाद से प्रेमा को सफाई का महत्व समझ में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने घर में बहुत साफ तरीके से रहती है, साथ ही लापरवाही करना छोड़ देती है। ये कहानी है गरीब सलीम और उसके परिवार की। सलीम मोहम्मदपुर में अपने बेटे साद और पत्नी राफिया के साथ रहता था। सलीम के पास कुछ बकरे थे जिनका गोश्त बेचकर घर का गुजर बसर चलता था। रफिया बेगम, मैं मटन बेचने मंडी जा रहा हूँ, आज जुम्मा है इसलिए आने में देर हो जाएगी। ये कहकर सलीम अपनी बकरियों को लेकर मंडी चला आता है। सलीम के पास आबिदा नाम की एक हष्ट पुष्ट बकरी थी जो बहुत ही तंदुरुस्त और फुर्तीली थी। सलीम के पास वो बकरी पिछले कुछ सालों से है, मगर सलीम ये नहीं जानता था कि उसकी वो बकरी बोल सकती है। अरे बाप रे, आज तो इस गोश्त मंडी में ग्राहकों की कितनी ज्यादा भीड़ है। अचानक एक ग्राहक को आता देखकर बकरी आबिदा चुप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सलीम मियाँ, जरा 1 किलो मटन कर दो। ठीक है भाईजान, देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ठहरो जरा, मुझे ये वाला मटन नहीं चाहिए। मगर भाईजान, ये अभी बिल्कुल ताजा काट कर ही रखा है। अचानक उस ग्राहक की नजर सलीम की तंदुरुस्त बकरी आबिदा पर पड़ती है। एक काम करो सलीम मियाँ, मुझे इस बकरी का मटन काट कर दो, इसे खाने में मजा भी आएगा। पहले ही तो मेरे मासूम दोस्तों को खा खा कर इसका चर्बीला पेट कैसे हिल रहा है, फिर भी ये मुझे खाना चाहता है। मैं अपनी सींग मारकर इसका पेट फाड़ दूंगी। सलीम जैसे ही आबिदा को काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी आबिदा सलीम को सींग मारते हुए पीछे हट जाती है। रुक जाओ मालिक, मुझे इस लालची पेटू भुक्कड़ के हाथों मत बेचो। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? आबिदा बोल सकती है? माफ करना भाईजान, ये बकरी बिकाऊ नहीं है, मैं आपको चुस्त बकरी का मटन देता हूँ।
सलीम दूसरे बकरे का मटन काटकर उस ग्राहक को तोल देता है और रात होता देखकर आबिदा और अपनी बाकी बची हुई बकरियों को लेकर घर लौट आता है। अजी आप आ गए? पता है रफिया बेगम, आज मंडी में हमारी बकरी आबिदा बोलने लगी। सलीम, भला एक बकरी बोल कैसे सकती है? क्योंकि मैं बोल सकती हूँ रफिया। मालिक, मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी, मगर खुदा के लिए तुम मुझे कभी मत भेजना। बकरी की बात सुनकर रफिया और सलीम आंसू भरी आंखों से उसे गले से लगाकर उसके सींगों को सहलाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें कभी नहीं बेचेंगे आबिदा। उस दिन से आबिदा सलीम के लिए गरीब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। 7 साल का साद उसे रोज चारा खिलाता तो वहीं रफिया उसे खुशी से नहलाती, जिसके बदले आबिदा उन्हें दूध देती। बीतते दिनों के साथ बकरीद का त्योहार पास आ गया। अब्बा जान, बकरीद आने वाली है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इस बार बकरीद पर पठानी कुर्ता खरीदेंगे। हाँ मेरे छोटे नवाब, मुझे अपना वादा याद है। मैं और तुम्हारी अम्मी कल ही तुम्हें खरीदारी के लिए बाजार ले चलेंगे। चलो अभी खाना खाते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं, मगर उसी रात गरीब सलीम की सारी बकरियां और मेमने चोरी हो जाते हैं। किस्मत से आबिदा और एक छोटी सी बकरी बच जाते हैं, जो कि उनके सोने वाले घर में बंधे होते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां कौन चुरा ले गया? कितना कुछ सोचा था मैंने, इस बार बकरीद पर मैं अपनी बेगम और अपने बेटे के लिए खुशियां खरीदूंगा, मगर तूने मुझे कंगाल कर दिया। खुदा, आखिर मुझ गरीब ने ऐसी क्या गुस्ताखी की थी? अब्बा जान, क्या अब हम बकरीद नहीं मना पाएंगे? सलीम, संभालो खुद को। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। 2 दिन तो सलीम और उसका परिवार रूखा सूखा खाकर रह जाता है, मगर अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें दाने दाने को तरसना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सभी बकरीद के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और ढेरों तोहफे खरीदते हैं। रफिया, इस वक्त हमारे घर के हालात गमज़दा हैं। हम अबीदा को बेच देते हैं। मैंने ग्राहक भी ढूंढ लिया है, कल वो आकर अबीदा को खरीद ले जाएंगे। घर के बाहर खूंटे से बंधी बकरी ये बात सुनकर कहती है, मालिक, मुझे बेचने वाले हैं। आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात है। कल सुबह खरीदार आकर मुझे खरीद कर ले जाएंगे और मुझे बकरीद पर कुर्बान कर देंगे। अगली सुबह अकरम नाम का एक ग्राहक उसे खरीदने आता है। अरे सलीम मियाँ, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ। सलाम वालेकुम अकरम भाई, ये रही मेरी बकरी। अरे माशाल्लाह, पूरी तरह से मटन से भरी हुई है। ये लो पैसे। अकरम जैसे ही सलीम को पैसे देने लगता है, तभी वो बकरी अपनी जुबान बाहर निकालकर लार टपकाते हुए जोर जोर से खांसने लगती है। अरे सलीम मियाँ, तुम्हारी इस बकरी को खसरा तो नहीं है? मुझे इसका मिजाज देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाई रहने दो। बकरी देर तक उस ग्राहक के सामने चालाकी दिखाते हुए खूब खांसती है, जिससे वो ग्राहक उसे नहीं खरीदता। मेरी चालाकी काम आ गई और देखो, इस ग्राहक ने मुझे नहीं खरीदा, वरना अगर वो मुझे खरीद लेता तो मुझे खल्लास कर देता। अबीदा, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर ये चालाकी की है ना? अपनी जान बचाने के लिए मुझे चालाकी दिखानी पड़ी, वरना तो बकरीद पर मेरी बलि चढ़ा देता। मुझे मत बेचो। सलीम उसकी एक भी नहीं सुनता और अगले दिन फिर से दूसरा ग्राहक बुलाता है। अरे सलीम मियाँ, बकरी लेकर आओ। हाँ नसीम भाई, ये रही मेरी बकरी, एकदम चुस्त और फुर्तीली है। ठीक है, फिर मैं इसके 10,000 दूंगा। ये मुझे खरीदेगा, मैं इसे अपनी सींगों से मार मार कर इसका खून कर दूंगी। इससे पहले कि ये मेरा मटन बनाकर बकरीद के दिन मुझे खा जाए, मुझे नई चालाकी करनी होगी। ऐसा कहकर चालाक बकरी लंगड़ाने लगती है और चालाकी से सींग चलाने लगती है। हाय अल्लाह, ये बकरी तो बीमार लगती है। देखो तो कैसे लंगड़ा कर चल रही है, जैसे इसके पैरों को पोलियो मार गया हो। नहीं, मैं बकरीद पर एक बीमार बकरी की कुर्बानी नहीं करूंगा। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। एक बार फिर चालाक बकरी अपनी चालाकी से उस ग्राहक को भी भगा देती है। बकरी की चालाकी को देखकर सलीम कई सारे और ग्राहकों को एक साथ इकट्ठे बुलाता है। सलीम, तुम मुझे मत बेचो, मैं कटना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें दूध भी देती हूँ, मुझे मत बेचो। चलो अबीदा, तुम्हारे खरीदार बाहर खड़े हैं। सलीम अपने बेटे साद का मुंह देखते हुए बेचारी बकरी को घसीटते हुए बाहर लाता है और सभी खरीदार उस बकरी की बोली लगाते हैं।
तभी बकरी अपनी आखिरी चाल चलकर अपने पेट को जरूरत से ज्यादा फुला कर कहती है, ठहरो, मुझे खरीदने से पहले ये जान लो, मैं एक मायावी बकरी हूँ और मेरे अंदर शैतानी बकरियां पल रही हैं। जब तुम में से किसी ने भी बकरीद पर मेरी कुर्बानी की और मुझे खाया तो वो अगले 2 मिनट के अंदर ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। फैसला तुम्हारा है, मेरा मटन खाकर तुम्हें मरना है या फिर मुझे ना खरीद कर तुम्हें जीना है, या आज फिर जीने की तमन्ना है। नहीं नहीं, हमें जीना है सलीम मियाँ, तुम तो बड़े मक्कार निकले, अपनी शैतानी बकरी हमें बेच रहे हो, हम ये बकरी नहीं खरीदेंगे, चलो भाइयों। बकरी अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी बकरी खुशी से उछलते हुए कहती है, सलीम, उन लोगों ने तो मेरी जान बख्श दी, अब तुम भी कह दो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी छीनना बहुत आसान है मगर जिंदगी देना बहुत मुश्किल है। सलीम, मुझे जीने दो। अब्बा जाने दीजिए, आबिदा को मत बेचिए, मुझे कुर्ता मिठाइयाँ कुछ भी नहीं चाहिए, आबिदा हमारे साथ रहेगी। हाँ साद, आबिदा हमारे साथ रहेगी। उस शाम सलीम का गरीब परिवार अल्लाह से दुआएं करता है। अगली सुबह बकरीद के दिन जैसे ही वो जागते हैं तो उसकी सारी चोरी हुई बकरियां वापस वहां आ जाती हैं, जिसके बाद सलीम उनका गोश्त बेचकर बकरीद की कुर्बानी देकर अपने परिवार में बकरी ईद की खुशियां बांटता है और वहीं आबिदा भी उनकी खुशियों में शामिल होती है।